बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का सीखो ज्ञान में स्वागत है। वीरेंद्र त्रिपाठी सर का एक क्लास है। मैंने पहले कुछ वीडियो बनाए हैं और अब हम आगे देखना चाहते हैं कि भारत में ये जो हमारा नक्शा अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी देखिए, ये जो हमारा भारत है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। और आज का टॉपिक होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली कौन हमारे देश में आया व्यापार करने के लिए, किसके आदेश से आया और किस रास्ते आया और कहाँ आया और क्या हुआ। तो हमारे पास पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, इधर का एरिया जो है पश्चिमी तट है और यहीं पर अरब सागर है। इसलिए अरब सागर है क्योंकि यहाँ पर अरब देश है। पूर्वी तट जो है ये बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद जो है नीचे जो है हिंद महासागर है, जो सबसे बड़ा बहुत बड़ा सागर है क्योंकि इसका नाम ही महासागर। यहाँ देखिए अरब सागर है पर महाशब्द नहीं लगा है। तो हिंद महासागर इतना बड़ा है कि उसी का एक छोटा सा ये भाग अरब सागर है, जिससे कि अरब देश के बगल में है, तो उसको अरब सागर कहा गया। अरब महासागर नहीं कहा गया है, लेकिन हिंदुस्तान के जो नीचे वाला हिस्सा है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हिंद महासागर कहा गया है। उसके बाद अरब सागर में हमारे 4 तट हैं। 4 तट में कौन कौन है? काठियावाड़ तट है, कोंकण तट है, कनारा तट है, मालाबार तट है। मालाबार तट में जो कि 3 जगह आते हैं, एक कोची केरल है, मालाबार तट में केरला है। केरला में 3 तट हैं, एक है कोचीन, कन्नूर और कालीकट। यहीं पर हमारा जो है शुरू में कहानी यहीं पर शुरू होती है। उसके बाद जो है कठियावाड़ तट जो है गुजरात में है, कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में है, कनारा तट में जो है कर्नाटक है, और मालाबार तट में जो है मैंने आपको कोचीन, कन्नूर और कालीकट बता दिया है। दाहिने तरफ जो है बंगाल की खाड़ी में जो पूर्वी तट है, इसको बोलते हैं उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ये 3 तट इधर है, 4 तट इधर है। अब ये भारत के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। अब जो है, अब देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है हमें कुछ बनना है, हमें कुछ लेना है। तो जो भी चीज़ें मैं लिखा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा। और मैंने इसलिए लिखा कि समय कम लगे, नहीं तो लिखने में कोई भी वीडियो बनाया था तो उसको डिलीट कर दिया था, घंटों हो जाता है, तो घंटों का वीडियो मज़ेदार नहीं आता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने नक्शे में बनाया भारत। ये अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका है, ये दक्षिणी अफ्रीका है, और ये जो है यूरोप में एक छोटा सा देश है पुर्तगाल। इसकी राजधानी है लिप्सन। अब जो यहाँ का चार्ल्स हेनरी जो था वह नेविगेटर था। चार्ल्स हेनरी द नेविगेटर इसको कहा जाता था। इसके अंदर एक ऐसा जुनून था कि अपने आदमियों को भेजता था अपने देश के खर्चे पर कि आप इस समुद्र में जाइए और पता कीजिए कि कहाँ कहाँ द्वीप है और कहाँ कहाँ से हम क्या ला सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक नाविक चलता है बार्थोलोमस डियास। यह चलता है 1487 में स्टार्ट करता है और 1488 मतलब 1487 1488 यहाँ से पुर्तगाल से यह चलता है और इस अफ्रीका के किनारे किनारे जो है आता है और यहाँ पर आकर के रुक जाता है। क्योंकि यहाँ जो है देखिए, इधर का भी सागर, इधर भी सागर आ रहा है, तो यहाँ पर तूफान बहुत चलते हैं समुद्र में। तो इसको पहले कहा जाता था केप ऑफ स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान। तो तूफानों का यह क्षेत्र है, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ गया केप ऑफ गुड होप, नाम पड़ा। ये आया राजा के मतलब वहाँ गया और राजा जो है यहाँ का अब जो है 97 में अभी आपको बता रहा हूँ, मैनुअल उस राजा का नाम था। मैनुअल राजा था, कहाँ का? पुर्तगाल का। और ये मैनुअल राजा जो था वो प्रथम था, फर्स्ट।
इसने क्या किया कि कौन भाई आदमी जा सकता है, और भारत की खोज जहाँ से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मसाले मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, क्योंकि सर्दियों में मतलब मांस जो ये लोग रखते थे उसको प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमारे यहाँ भारत में जो मसाले मिलते थे इसे करते थे। इसके पहले आप जान चुके हैं कस्तूरियाँ पर आक्रमण हुआ, अरबों ने उस पर कब्जा कर लिया। जो रेशम मार्ग से व्यापार होता था वो जो है बहुत कम हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स लेने लगे। फिर बाद में लोग अफ्रीका अरब के किए, अरबवासी भी टैक्स ज़्यादा लेने लगे। तो सामान तो यूरोप में पहुंचता था लेकिन कम मात्रा में पहुंचता था और बहुत ही महंगा पहुंचता था। तो इन्होंने क्या किया, यूरोप वालों ने सोचा कि उस ज़माने में तो हवाई जहाज था नहीं कि बाई एयर हम चले जाएं, थल मार्ग जो है लाभदायक नहीं रहा, अवरुद्ध हो चुका था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों न हम जल मार्ग कोई ऐसा रास्ता ढूंढें जो हम एशिया महाद्वीप की तरफ चलें और एशिया महाद्वीप में भारत में पहले चलें। तो एक नाविक था, व्यापारी था, वास्को डी गामा। यह क्या करता है, राजा मैनुअल से आज्ञा लेकर के अपनी 4 जहाज़ें लेकर के, 4 जहाज़, मैं लिख देता हूँ 4 जहाज़, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर टाइम बहुत हो जाता है। 4 जहाज़ लेकर चलता है, 170 नाविक उसके अंदर होते हैं, और यह चलता है 8 जुलाई 1497 को यहाँ से ये चलता है। देखिए ये दक्षिण अफ्रीका के किनारे किनारे किनारे, और यह एक जगह है मालिंदी, मालिंदी। यहाँ पर आकर के, और जब ये चल रहा है तो केप ऑफ गुड होप पर एक गुजराती व्यापारी इसको मिलता है, अब्दुल मनिक। तो इसका ये पथ प्रदर्शक बन जाता है। दोनों बातचीत होती है, कहता हाँ मैं भारत को जानता हूँ कहाँ पर है और कैसे रास्ता है, इसके साथ ये पथ प्रदर्शक बन जाता है। और यहाँ से सीधे इसको ले करके आता है किस तट पर, मालाबार तट पर। मालाबार तट पर एक कालीकट है, और कालीकट में राजा जमोरिन रहता है। अब जो है किताबों में गोगोल्स पर मैंने पढ़ा कि कहीं देता है कि 17 और कहीं देता है 20 मई 1498 में एक कालीकट पहुंचता है। तो मेरे ख्याल से ये जब मालाबार तट पर जब ये पहुंचता है, और उसके बाद जो है ये जो है कालीकट जो जगह है, तो जब एक कालीकट पहुंचता है तो 17 तो पहुंचा होगा, समुद्री यात्रा करके आया है, एक दो दिन आराम किया होगा, और 20 मई 1948 को राजा जमोरिन से मिलता है। जमोरिन इसका बहुत भव्य स्वागत करता है, और उसको उम्मीद था कि कुछ ये सामान लाए होंगे बाहर से राजा को भेंट करने के लिए, लेकिन कोई खास सामान नहीं ले गया था, लेकिन फिर भी इसका स्वागत करता है। कारण क्या था कि हमारे जो यहाँ से व्यापार होता था, ये अरब देश वाले अरब सागर से ये पूरा व्यापार करते थे, और जो राजा को जितनी कीमत मिलनी चाहिए उतनी कीमत नहीं मिलती थी, क्योंकि जब एक ही व्यापारी होगा तो जिस रेट को चाहेगा वो तय करेगा, देना हो तो दो, नहीं देना है तो मत दो। तो थोड़ा बहुत अप डाउन करने के बाद मतलब ये सामान अरब व्यापारी ले लेते थे, और बहुत सी जहाज़ें ये अपना रखे रहते थे, और माल जो है अंधाधुंध भरते थे, मसाले भरते थे, जड़ी बूटी भरते थे, और ख़ास करके काली मिर्च जो है उनका जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड था मीट को प्रिजर्व करने के लिए। तो 98 में 4 जहाज लेकर के आता है, और उसके बाद 17 को ये कालीकट मतलब बंदरगाह पर पहुंचता है, और 20 तारीख को राजा जमोरिन से यह मुलाकात करता है। राजा जमोरिन का स्वागत करता है, इसलिए स्वागत करता है कि इसको एक नया व्यापारी मिल गया है हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने के लिए, जिससे कि अब रेट थोड़ा सा बढ़ेगा। जब 2 लोग हो जाते हैं खरीदार, राजा कहेगा भाई माल नहीं है, तब बोलेगा अरे साहब कुछ दे दो, तो कहने वाला आप लोग समझते हैं कि कुछ दे दो तो रेट बढ़ाएगा, अब जो रेट ज़्यादा करके ले लेगा उसको सामान दे देंगे। यह 3 महीने वास्को डी गामा
यहाँ पर रहता है और राजा से व्यापार करने की अनुमति ले लेता है, क्योंकि पहली बार आया है। और उसके बाद फिर ये अपने जहाज़ों के साथ वापस जाता है। लेकिन बात क्या है कि जब यह चलता है या पुर्तगाल पहुंचता है तो इसके चारों जहाज नहीं जाते हैं, 2 ही जहाज जाते हैं। मेरे ख्याल से कैप ऑफ गुड होप जाते समय या आते समय इसके 2 जहाज मतलब बर्बाद हो गए। 170 नाविकों के साथ चला था, 50 ही नाविक इसके जो है पुर्तगाल पहुंचते हैं। अब जो है मसाले को लेकर के राजधानी लिस्बन जाता है। वहाँ पर राजा देखता है, मार्केट लगती है, यूरोप के अन्य के देश व्यापारी आते हैं और उसके बाद इसको खरीदते हैं। दाम बढ़ा कर बेचता है, क्योंकि पहले यूरोप में ऐसे मतलब ये भी पहले खरीदता था, मसाला व्यापारी था, तो दाम बढ़ा करके बेचता है। और लास्ट में गणना लगाता है आने जाने जहाज का बर्बादी से लेकर के सब कुछ, यदि जितना पैसा मिला माइनस कर दिया जाए तो इसको 60 गुना जो है इसको प्रॉफिट होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने कॉर्नर में लिख दिया 60 गुना प्रॉफिट होता है। अब ये प्रॉफिट देख करके पुर्तगाल वासियों के दिल में आया, उनके दिलों में आग लगा दी, मतलब गुस्सा कर दिया कि मैं भी जाता भारत से ले आता और इतना ही मैं भी प्रॉफिट कमाता। तो क्या हुआ, अब इनको गामा को मैं ख़त्म कर लेता हूँ, नहीं तो बीच में भूल जाता हूँ। तो ये 1497 से 1498 में गए थे, 3 महीना रहे, आ गए। फिर ये 1502 में जाते हैं और 1503 में वापस आते हैं और दोबारा जा करके ये 10 जहाज लेकर के जाते हैं। इस बार कितने जहाज लेकर के जाते हैं? 10 जहाज लेकर के जाते हैं, 10 जहाज। ये थोड़ा इसमें ज़्यादा सामान लेकर के हम आएंगे और उसके बाद जो है फिर व्यापार करते हैं और 2 में आ जाते हैं। फिर तीसरी बार 1524 24 मई को 1524 में या फिर जो है जाते हैं व्यापार करने के लिए। लेकिन 7 महीने तक रहते हैं और भी जहाज ले गए होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से इनको मलेरिया पकड़ लेता है और 24 दिसंबर को कोच्चि में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके शरीर को ही दफना दिया जाता है और ये कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन 1538 में इनकी कब्र को खोदा जाता है, इनके अवशेषों को ले जाया जाता है और पुर्तगाल में इनके अवशेष को दोबारा जो है दफनाया जाता है, एक भव्य जो है स्मारक बना दिया जाता है। तो वास्को डी गामा पर कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और 1503 में ये जो है कोचिन में जो है एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अब जब इनके व्यापार से जो पहला व्यापार था, लोगों में उत्साह आया, छटपटाने लगे कि हम भी जाते व्यापार करने। तो क्या होता है कि एक व्यापारी है पेड्रो अल्वारेस कैब्राल, यह 3 मार्च 1500 को अपने जहाज़ों को लेकर के यह चलता है और 13 सितंबर 1500 ईस्वी में ये जो है कालीकट पहुंच जाता है। और इस समय यह जो है अपने 13 जहाज लेकर के चलता है, 13 जहाज, यहाँ मिट जाएगा, 13 जहाज लेकर चलता है। किताबों में, इतिहास किताबों दिया है कि इसके 4 जहाज नष्ट हो जाते हैं, कहीं 3 दिया है। तो ये जो है यहाँ पर आता है और 16/1/15 को ये वापस लौट जाता है और व्यापार करता है। और जब वास्को डी गामा जब राजा के पास जाता है, यहाँ का एक नक्शा ले जाता है कि कैसे जाना कैसे आना है। और चाइना में 1200 में कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया था, तो उसके हिसाब से ये चलते हैं। अब ये चला था तो इसने क्या किया था कि एक प्रकार से जो 13 इसकी जहाज़ें थी, इनमें जो है कुछ ज़्यादा आदमी रख लिया था, क्योंकि उसको पता था कि हमें जो है हिंद महासागर में राजा को बताया था कि बहुत से अरब व्यापारी आते हैं, व्यापार करते हैं, खूब माल ले जाते हैं, लेकिन इनके पास जो है कोई हथियार वगैरह नहीं है, ये शांत प्रिय हैं, सामान लेते और चले जाते हैं। उसके बाद जो है दूसरा चीज़
यदि हिंद महासागर पर हम कब्जा कर लें और ये जो अरब के व्यापारी हैं इनके ऊपर हम दबाव बना लें, इनको अपने अंडर में ले लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा माल हम अपने पुर्तगाल ला सकते हैं और यूरोप में बेच करके खूब नफ़ा कमा सकते हैं। तो ये क्या करता है कि अपने साथ जो है 13 जहाज लेकर के चला, और 13 जहाज लेकर के चलने के बाद जो है उसके बाद जो है ये इसके जहाज जो थे मालवाहक भी थे और लड़ाकू भी थे पेड्रो के, और 1500 नाविक इसने साथ में लिया। 1500 नाविक, जगह कम है इसलिए मैं बोल रहा, लिख रहा हूं। 1500 नाविक ले लिया, उस जहाज़ों पर, लड़ाकू जहाज़ों पर तोप लगा लिया, गोला बारूद ले लिया, ये सब लेकर के आया। और उसके बाद कोचिन के मतलब जो क्या बोलते हैं कालीकट के जो राजा है जमोरिन से मिलता है और व्यापार करने की बातचीत चलती है। बहुत से उपहार लेकर के चला था, राजा को देता है, राजा प्रसन्न होते हैं और व्यापार करने के लिए इसको छूट दे देते हैं। और इससे क्या होता है कि कुछ अरब व्यापारियों से इसका झड़प होता है, गोले दागे जाते हैं, उनके पास था नहीं, और लास्ट में उनको कुछ कंट्रोल कर लेता है और एक जहाज उनसे छीन करके राजा जोमेरिन को यह दे देता है। और राजा जोमेरिन बहुत प्रसन्न होता है, उससे कहता है कि आप जो है कालीकट में जो है आप एक फैक्ट्री लगा सकते हैं। उसने फैक्ट्री लगाने के लिए आदेश दे दिया। लेकिन जो पहली बार जो क्या कहते हैं ये वास्को डी गामा आया था, इसको कोई राजा जोमेरिन ने इसको जगह नहीं दी थी कि आप यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाइए। उसके बाद ये खूब फिर ये वापस चला जाता है, कितने को 16/1/1500 में वापस जाता है। लेकिन 17 दिसंबर 1500 में वहाँ के स्थानीय लोगों अरब व्यापारियों के बीच में झड़प होती है और क्या होता है कि बहुत से नाविक इसके मार दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो है 16/1/1500 में ये वापस चला जाता है। एक झड़प के साथ होती है और पुर्तगाली लोग काफ़ी मारे जाते हैं दिसंबर में, और जनवरी में ये अपना 16 जनवरी को चला जाता है। अब क्या हुआ कि अभी मान ले गया, खूब हुआ कि अब क्या हुआ कि इसने भी बताया कि साहब ऐसी ऐसी बातें हैं राजा को, वहाँ पर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हिंद महासागर के ऊपर यदि कब्जा हो जाएगा, ये जो हमारा हिंद महासागर है इस पर यदि कब्जा हो जाता है, ये जितने मैंने डॉट 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 नीले रंग से बनाए हैं ये सागरों का है। तो इधर भी सागर है, इधर भी सागर है और नीचे भी सागर है, तो मैंने हिंद महासागर लिखा है। तो अब वहाँ का राजा मैनुअल प्रथम जो है क्या करता है कि उसकी जो नेवी है, जो सेना है, जल शक्ति है, उसको भेजता है और उसका कमांडर बनाता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसको ये जो है प्रथम गवर्नर बनता है या वायसराय कह लीजिए। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, हमेशा याद रखिएगा, द मत कहिएगा, डी ही लगाइएगा। जैसे अंग्रेजी का डी होता है ना और हिंदी में डी होता है, हर के आगे जो है मतलब एक डी लगा हुआ है, तो इसको डी को ध्यान रखिएगा, कोई कोई द बोल देता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है 1505 में चलता है और यहाँ पर अब ये सोचता है कि हम क्या करें। इसके पास तोपें हैं, सैनिक हैं, जहाज अच्छे क्वालिटी के हैं। तो अरब के पास जो न सैनिक हैं न तोपें हैं, क्योंकि एकाएक कोई तैयारी कर नहीं पाता है, क्योंकि 98 में तो आया ही था और 5 की फिर बात है। तो जहाज बनाने में 2-4 साल लगते हैं, गोला बारूद तोप करने में, तब इनके पास नहीं था। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने एक पॉलिसी बनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी नीले जल की जो है संधि, मतलब इसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि इस मतलब इनके पास पूरी जहाज़ें थी, लड़ने का पूरा सामान था। तो जो भी जहाज चाहे अरब सागर से इधर आए और चाहे बंगाल की खाड़ी से आए,
बिना इनके परमिशन के अंदर नहीं जा सकते हैं। अपनी जहाज चेक कराते थे और जो माल यहाँ से लेकर के जाते थे उस माल को भी ये चेक करते थे। और ऐसा यदि कोई आनाकानी करता था तो क्या करते थे, उस जहाज को लूट लेते थे। ये जो है वहाँ से चले थे व्यापार करने तो चले थे दोस्तों, लेकिन इनका एक उद्देश्य और था कि लूट लेना। जो यदि सीधी उंगली से घी निकल गई तो ठीक है, नहीं तो टेढ़ी कर लो। तो जो नहीं चेक कराते थे या ज़्यादा काली मिर्च लेकर जाते थे उनमें से लूट लेते थे। तो ये जो है प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर की एक जो है पॉलिसी है इन्होंने चलाई। और ब्लू वाटर पॉलिसी में यही था कि इन्होंने हिंद महासागर पर अपना अधिकार जमाने की पूरी कोशिश की। और राजा मैनुअल भी कहता था कि वहाँ घर दरवाज़ा नहीं बनवाना, व्यापार करना साथ में, और उसके बाद जो समुद्र है हिंद महासागर उसके ऊपर अपना एकाधिकार मोनोपोली बना करके रखना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते हैं। और ये 1595 तक इस जगह पर इन्हीं का पूरा अधिकार रहा, जब तक कि यूरोप की अन्य कंपनियां जैसे अंग्रेज हैं, फ्रांस वाले हैं, उसके बाद जो है डच हैं। डच जब आए हैं, जो इनके बाद आए हैं, इन्होंने इनको कंट्रोल किया है। नहीं तो 1595 तक इनका जो है एकाधिकार था, मोनोपोलिसी था। तो 1509 में और 1505 के बीच में इनके साथ एक और अधिकारी आया हुआ था, क्योंकि अब नेवी के अधिकारी आ रहे हैं, वो गवर्नर बन रहे हैं, बाकी व्यापार करने वाले हैं ही हैं। हमें हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी कैसे सिद्ध करनी है, तो इसके साथ एक और अफसर आया था, इसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब जो है यह 9 में आदेश मिलता है कि भाई तुम वापस आ जाओ, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इसको द्वितीय गवर्नर बना देते हैं। अब 1509 से 1515 तक ये रहता है। अब ये क्या करता है कि अब देखिए इसको अब क्या करना है, हर आदमी की अपनी अलग अलग सोच होती है। वास्को डी गामा ने कुछ और किया, और इसकी उसके बाद जो है अल्मीड़ा ने कुछ और किया, इस पर जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई, मतलब एकाधिकार जमाया। अब क्या करता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्या करता है कि 1510 में एक गोवा राज्य है ना, गोवा आपका यहाँ पर पड़ेगा, तो गोवा पर आक्रमण कर देता है। गोवा पर आक्रमण कर देता है। गोवा किसके अंडर है? गुजरात का जो शासक है यूसुफ अली नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं, इसका नाम है विजयनगर, क्या बोलते हैं, विजयनगर साम्राज्य, यहाँ करते हैं पहले विजयनगर साम्राज्य में एक गोवा आता है। और अल्बुकर्क जो है 1510 में गोवा पर आक्रमण कर देता है, और यूसुफ अली, इसका नाम थोड़ा सा माइनस में मैं भूल गया, अभी याद आ जाएगा तो मैं इसका आपको बता दूंगा। यूसुफ अली आदिल शाह, यूसुफ अली आदिल शाह से यह छीन लेता है और गोवा पर अधिकार कर लेता है 1510 में। अब जब गोवा पर अधिकार हो गया, पुर्तगाली जब चले थे, अब देखिए उस चीज़ों को अब यहीं पर इसको बताना जरूरी है कि पुर्तगाली चले थे सबसे पहले व्यापार करने, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। उसके बाद जो 1453 में तुर्कों ने कस्तूतुनिया को बर्बाद किया था, और वहाँ पर जो ईसाई धर्म के बड़े बड़े पादरी थे, अच्छी अच्छी किताबें थी,
उनको लूट लिया, उनको मार दिया, लोग भाग करके पलायन करके, मैं पिछली बार बताया था इटली जनेवा वगैरह में चले गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया था। तो इनका जो है ईसाई धर्म जो है बड़ा धक्का लगा था, और उसके बाद जो है तो ये सोच रहे थे कि हम अपना ईसाई धर्म को आगे बढ़ाएं, व्यापार करें, ब्लू वाटर पॉलिसी लगा करके हिंद महासागर पर कब्जा करें, और वहीं से हम एशिया महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में जाएं और वहां पर कब्जा करें, लोगों को ईसाई बनाएं, एन के प्रक्रिया, और एशिया महाद्वीप में जो बना लें। और खास करके ये जो गोवा हमको मिला है, गोवा में हम एक बस्ती बना लें, हमारे ही पुर्तगाली लोग रहें और यहाँ पर रहें। तो इनका ये नियम था कि हमने क्या करना है, तो ये जो है गोवा है, गोवा पर इन्होंने किया। अब ये क्या करते हैं कि वहां पर अपने आदमियों से कहते हैं, अल्बुकर्क कहते हैं कि जब वो जीत लिए, अब पूरा जमीन इनका हो गया, तो आप ऐसा करो मेरे नाविकों जो शादी नहीं किए हैं, जो शादी किए दोनों, यहाँ की लड़कियों से, औरतों से तुम शादी कर लो। तो तुम जो ईसाई जिससे शादी करोगे वो ईसाई, फिर बच्चे पैदा करो तो बच्चे भी ईसाई। इस तरह से एशिया महाद्वीप पर हमारे जो है एशियाइयों का बहुमत होगा। फिर अफ्रीका पर भी कब्जा करो, यहाँ पर भी शादी करो, यहाँ पर भी जो है ईसाई की संख्या बढ़ाओ, जिससे कि विश्व में हमारी संख्या बढ़े, और जो 1453 में कस्तुतुनिया पर जो हमारा नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो, और विश्व में हमारा झंडा लहराए, हमारा ही धर्म हो। तो इन महानुभाव का जो है ये अल्बुकर्क का ये उद्देश्य था। और सती प्रथा इन्होंने वहाँ पर बंद की, क्योंकि पहले हिंदुस्तान में जिस स्त्री का पति मर जाता था उसको पति के शव के साथ ही जला दिया जाता था, लेकिन इनके आने के बाद सती प्रथा इन्होंने बंद की, और उस लड़की को या उस औरत को अपने पुर्तगाली से शादी करवा दिए। नहीं लोग यदि शादी करते थे जबरदस्ती शादी किए, लूट मार किए। क्यों कि दोस्तों अब इनके पास पूरी सेना थी, गोवा पर आदिल शाह हार चुका था, अब जैसे चाहे वैसे गोवा को मतलब नचाएं, वहाँ पर शासन करें, जुल्म करें या जुल्म न करें। तो जो है अल्बुकर्क जो है यह 1510 में 1510 में एक गोवा पर आक्रमण कर लेते हैं, आदिल शाह हार जाता है। उसके बाद 1511 में मलक्का पर आक्रमण करते हैं, अपने अधिकार में कर लेते हैं। और 1515 में फारस की जो खाड़ी है, फारस की खाड़ी, वहां पर 1515 में फारस की खाड़ी हरमुज पर यह कब्जा कर लेते हैं। 1515 में ये हरमुज पर जो है कब्जा कर लेते हैं। अब ये देखिए 5 में आए थे और 15 तक इनको 10 साल हो गया। अब 10 साल होने के बाद इनका मतलब इनकी रिपोर्ट भी वहाँ पुर्तगाल जाती रही। तो पुर्तगाल के राजा ने मतलब अपना धर्म इन्होंने चला लिया, सती प्रथा भी चला ली, इसको भी इन्होंने जीत लिया, हरमुज जीत लिया, मलक्का जीत लिया। तो जब ये हरमुज से वापस आ रहे थे गोवा के लिए, तो उसी समय इनको संदेश मिला कि आपको गवर्नर के पद से हटा दिया गया है, और अपना कार्यभार इनका जो पर्सनली दुश्मन था उसका नाम है लोपोसोरस डी अल्बगारिया, गवर्नर इसको बना दिया गया। ये तीसरा गवर्नर ये बन गया, ये 3 नंबर का जो है गवर्नर बन गया। अभी आया नहीं था। तो जैसे ही इनको यह सूचना मिली, ये पानी वाली जहाज पर थे, इनको हार्ट अटैक हो गया और 16 दिसंबर 1515 में इनकी मृत्यु हो गई और गोवा में ही इनको दफना दिया गया। तो इतनी ये कहानी है। तो आप लोग अपने एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं कि
क्वेश्चन जो आएगा 1487 से 88 तक, उसके बाद 97 से 98 तक, 1502 से 1503 तक, अब 1524 से 24 दिसंबर 1524 वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। ये आते हैं, पूरा रेकी करते हैं, व्यापारी है, क्या करना है व्यापार करने के लिए, हिंद महासागर के बारे में देखते हैं, अरब सागर देखते हैं, अरब वासियों को देखते हैं कितना सस्ता है कितना महंगा है, ये सब करके राजा मैनुअल को बताते हैं। राजा मैनुअल जो है पेड्रो अल्वारेस को भेजता है, यह जो है अपने साथ 13 जहाज लेकर आता है, 4 जहाज या 3 जहाज इसके बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद 1500 नाविक लाता है, तोप लाता है, गोला बारूद लाता है, यहाँ पर युद्ध करता है। उसके बाद प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा जाता है, 1505 से 1509 तक रहता है, ब्लू वाटर पॉलिसी से लागू करता है। उसके बाद इसी के साथ अल्बुबर्क भी आया रहता है 1509 में जब ये चले जाते हैं, और 1515 तक जो है इसको जो है द्वितीय गवर्नर बना देते हैं। ये क्या करता है 1510 में आदिल शाह से जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक आदिल शाह से 1510 पे गोवा जीत लेता है। 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लेता है, 1515 में हरमुज पर आक्रमण करके इसको जीत लेता है, और 1515 में ही वापस ये गोवा आ रहा होता है तो इसको रास्ते में सूचना मिलती है कि आपको गवर्नर के पद से हटा दिया गया है और आप जो है लोपोसोरस डी अल्बागारिया को गवर्नर बना दिया गया है, उसको चार्ज दे करके आप वापस आ जाओ। तो इतना मेहनत इन्होंने किया और उसके बाद जो है इनको हार्ट अटैक होता है, ये मर जाते हैं। और इनके कार्य क्या थे यहाँ पर, ये मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इनका बहुत उत्पीड़न करता था। और गोवा में जितने मंदिर और मस्जिद थे सब इसने तोड़वा दिया था, और अपना ईसाई धर्म को चलाने के लिए इसने जो है वो चर्च वाला जो है यीशु मसीह जो लटक रहे हैं उनका फोटो लगा करके सबको बाइफोर्स करता था कि आप ईसाई शिशु मसीह की पूजा कीजिए और राम भगवान कृष्ण की पूजा मत कीजिए। तो सारे मंदिर और मस्जिद ने तोड़वा दिया, जिसके वजह से आपको एक बात बताना मैं भूल गया कि 1508 में गुजरात के शासक, गुजरात की सेना, उसके बाद तुर्की की सेना, टर्की की सेना और अरब की सेना यहाँ गुजरात के पास युद्ध होता है, और जिसमें यह संयुक्त सेना जो है गुजरात, टर्की, अरब नहीं, सॉरी गलत हो गया, मिस्र की सेना, अरब आ रहा है इसलिए मिस्र की सेना, गुजरात की सेना, टर्की की सेना, मिस्र की सेना, संयुक्त सेना जो है इनसे डी अल्मीडा के साथ 1508 में युद्ध होता है। अल्मीडा का जो लड़का है उसमें मारा जाता है, लेकिन अल्मीडा जो है यह देख लेता है किस कमी से हम लोग हार गए थे और यह जीत गए थे। तो 1509 में यह जो है पुनः इनसे युद्ध करता है और उनको हरा करके 1509 में ही ये चला जाता है। तो इनका काम क्या था, मतलब क्या उद्देश्य क्या था, पहले आर्थिक था, सबका आर्थिक था, फिर धार्मिक आया और मोनोपोली कह लीजिए इसको, मोनोपोली, एक छत्र राज्य बनाना चाहते थे अपने धर्म को, तो धर्म के लिए जो है ईसाईयत में परिवर्तित कराए, मंदिर मस्जिद को तोड़े। तो इसी के साथ बच्चों ख़त्म होता है। अगला टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई, और एक गवर्नर आता है नूनू दी कान्हा, उससे आगे फिर वे है, इसका कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो मेन है उसको आप रट लीजिएगा और एग्ज़ाम में 100% आप पास हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में मैं जो है जब इसको पढ़ा लूँगा तो इस पर जो है मेंस में जो रिटन में आते हैं कैसे लिखना है उसका भी क्लास दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।